नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इतिहास तरंगिणी के YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास को समझने और जानने की दिशा में हमने अभी तक पिछले 4 व्याख्यानों में विषय प्राचीन भारत के पाठ्यात्मक सूत्रों के अंतर्गत आने वाले संस्कृत, जैन, बौद्ध और तमिल स्रोतों को जाना और समझा। आज के व्याख्यान में हम कन्नड़, तेलुगु तथा अन्य स्रोतों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कन्नड़ साहित्य के बारे में। 5वीं-6ठी शताब्दी के प्रारंभ से कन्नड़ साहित्य प्राप्त होते हैं। कन्नड़ में उपलब्ध कवित्व यानी कि पोएटिक्स पर लिखी गई सबसे पहली प्रामाणिक रचना 9वीं शताब्दी की कविराजा मार्ग है। तो कन्नड़ साहित्य में सबसे पहला प्रमाणित रचना को हम किसे मानते हैं? कविराजा मार्ग, जो कि नृपतुंग के द्वारा या नृपतुंग की रचना है। चूंकि कर्नाटक जैन धर्म का महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इसलिए पूर्व मध्य काल में विकसित होने वाली कन्नड़ भाषा की अधिकांश प्रारंभिक रचनाएं जैन संस्कृति से प्रभावित थीं। 10वीं शताब्दी के 3 विख्यात कवियों पंप, पुन और रन ने जैन पुराण की रचना की। पंप ने आदि पुराण, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ या आदिनाथ का जीवन चरित्र है, और विक्रमार्जुना विजय लिखा है, जो महाभारत की कथा पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुन संस्कृत और कन्नड़ दोनों भाषाओं में दक्ष थे, इसलिए उन्हें उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। तो अगर हम अपने इस पूरे स्लाइड के बारे में अगर चर्चा करें, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम कन्नड़ साहित्य के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला जो प्रमाणित रचना जो हमें कन्नड़ साहित्य से मिलती है वो है कविराजा मार्ग। इसके अलावा 3 विख्यात कवि हैं जो कि पंप, पुन और रन हैं। पंप की रचना है आदि पुराण। आदि पुराण क्या है? जिसमें कि पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ या आदिनाथ का जीवन चरित्र वर्णन किया गया है। और इसके अलावा पंप ने आदिनाथ पुराण के अलावा विक्रमार्जुना विजय भी लिखा हुआ है। इसी तरह पुन भी कन्नड़ साहित्य या कन्नड़ के एक विख्यात कवि हैं, जिन्हें की उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। इस उपाधि का अर्थ होता है कि संस्कृत और कन्नड़ दोनों भाषाओं में दक्ष होना। तो आपसे यह पूछा जा सकता है एग्जाम में, किस तरीके से आपसे यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो यह तरीका होगा कि आपसे टेक्स्ट दिए हुए रहेंगे और उनके जो कवि होंगे उनके नाम को आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में दिया हुआ होगा, आप वैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि या कौन से कन्नड़ कवि हैं जिन्हें की उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि वो कौन कवि हैं जिन्हें की उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। तो वो है पुन। तो यह इस तरीके से आप सभी को इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण, जिसमें 24 तीर्थंकरों का वर्णन है, गंग राजाओं के एक सर्वोच्च अधिकारी चावुंड राय के द्वारा लिखा गया। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कन्नड़ साहित्य में। तो त्रिशस्ति लक्षण महापुराण क्या है? जिसमें कि 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है और गंग राजाओं की एक सर्वोच्च अधिकारी चावुंड राय ने इसे लिखा है।
यहाँ आप यह भी समझें कि केवल शब्द महापुराण आ जाने का अर्थ यह नहीं है कि यह संस्कृत या हिंदू या सो कॉल्ड हिंदू धर्म से यह जुड़ा हुआ होगा। महापुराण शब्दों का हम इस्तेमाल कई सारे अदर भाषाओं में भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा रामचंद्र चरित्र पुराण, जो 12वीं शताब्दी में नागचंद्र और अभिनव पंप द्वारा लिखा गया राम कथा के कई संस्करणों में से उपलब्ध है। तो रामचंद्र चरित्र पुराण किसने लिखा है? नागचंद्र और अभिनव पंप द्वारा। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में नेमिनाथ की लीलावती है, जो कादम्ब राजकुमार और उसके प्रेयसी की गाथा है। तो इस तरह से हमने कन्नड़ साहित्य में के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण पाठों और उनके रचयिताओं को जाना। चलिए अब हम चर्चा करते हैं तेलुगु भाषा के साहित्यिक स्रोतों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि तेलुगु एक भाषा के रूप में और उसका विकास 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ। तेलुगु की प्रारंभिक रचनाएं काव्यों के रूप में मिलती है। तेलुगु की प्रारंभिक रचनाएं काव्यों के रूप में प्राप्त होती हैं। तेलुगु में उपलब्ध सबसे प्राचीन रचना 11वीं शताब्दी की महाभारत से जुड़ी रचना है, जिसे नन्या ने लिखा। तो इसे किसने लिखा है? ये जो सबसे प्रारंभिक रचना है नन्या ने लिखा, जो कि महाभारत से जुड़ी है, और इसमें पद और गद दोनों का उपयोग किया गया है, और इसे चालुक्य राजा राजेंद्र के कहने या निर्देश पर तैयार किया गया। तो ये सभी फैक्ट्स, ये सभी डेटा आप जरूर नोट डाउन कर लें, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी ने जाना कि 2 शब्द का मैंने प्रयोग किया, पद और गद। चलिए जानते हैं कि इन पद और गद का क्या अर्थ होता है, या साहित्य के अंतर्गत हम इन्हें कैसे समझते हैं। तो साहित्य रचना की 2 विधाएं हैं, गद और पद। गद विधा के तहत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा आदि लिखे जाते हैं। वहीं पद के अंतर्गत कविता, गीत, गाना आदि लिखे जाते हैं। गद में अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पद में होता है। गद विधा की रचनाएं को हम सीधे सपाट पढ़ सकते हैं, उनमें लय नहीं होता। वहीं पद विधा की रचनाएं लयात्मक होती है। तो सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि गद में हमें पैराग्राफ फॉर्मेट में हम उसे पढ़ने को समझ सकते हैं, और पद विधा में बेसिकली हमें पोइट्री के फॉर्म में हम उसे समझ सकते हैं। तो नन्या की जो ये रचना तेलुगु में है, इसमें हमें पद और गद दोनों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार और इसी दिशा में नन्या ने तेलुगु काव्य परंपरा की नींव डाली और उन्हें वागानुशासनुडु की उपाधि दी गई। तो क्या है इसका अर्थ? वागानुशासनुडु का जब हम तेलुगु में बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है किसी बोली के निर्माता, यानी कि नन्या को काव्य परंपरा की दृष्टि में तेलुगु भाषा में उन्हें एक तेलुगु के बोली के निर्माता के तौर पर जाना जाता है, या उन्हें उपाधि दी गई है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। टिक्कन, जो नेल्लोर के एक स्थानीय शासक मुनीम सिद्धि के मंत्री थे, उन्होंने नन्या के महाभारत में 15 पर्व और जोड़े। नन्या के महाभारत में 15 पर्व और जोड़े और तेलुगु साहित्य को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने उत्तर रामायणामु की भी रचना की। तो नन्या के बाद में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो हमें तेलुगु साहित्य में देखने को मिलते हैं वो है टिक्कन। उन्होंने नन्या के महाभारत में 15 पर्व जोड़े और इसके अलावा उत्तर रामायणामु की भी रचना की।
इसके अलावा नैंचोड़ का कुमार संभवमु भी तेलुगु में एक महत्वपूर्ण रचना है। तो कुमार संभवमु किसकी रचना है? नैंचोड़ की रचना है। इसी के साथ आप सभी यह भी नोट डाउन कर लें कि ककातीय काल और विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, ककातीय काल और विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के काल को तेलुगु साहित्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है। यानी कि इन ककातीय काल के दौरान और विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दौरान तेलुगु अपने सबसे प्रखर या अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कन्नड़ और तेलुगु साहित्य के बारे में जाना। चलिए अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्राचीन पाठ्यात्मक सूत्रों के बारे में। इस संदर्भ में आप सभी को महत्वपूर्ण लेखकों और उनके द्वारा रचित पाठों को याद रखना होगा। यह सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तरफ मैंने लेखक और उनके जो मूल पाठ हैं उनको लिखा है। आप सभी इसी तरीके से अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते हुए चलें। प्राचीन संस्कृत रचनाओं में अश्वघोष और भास का विशेष स्थान है। अश्वघोष ने अपने बुद्ध चरित्र को महाकाव्य की संज्ञा दी है। सारीपुत्र प्रकरण और सौंदर्य नंदा उनकी अन्य कृतियां हैं। तो अश्वघोष की हमें कौन कौन सी कृतियां देखने को मिलती हैं? बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण और सौंदर्य नंदा। भास के प्रसिद्ध नाटकों में या नाट्यों में पंचरात्र, दूत काव्य, बाल चरित्र और स्वप्न वासवदत्ता है। तो भास के जो इंपॉर्टेंट पाठ हैं वो है पंचारत्र, दूत काव्य, बाल चरित्र और स्वप्न वासवदत्ता। काव्य रचनाकारों में सर्वोत्कृष्ट स्थान कालिदास का है। इन्होंने 4वीं-5वीं शताब्दी में अभिज्ञान शाकुंतलम, मलवी अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय जैसे अभूतपूर्व नाटक, तो यहाँ पे मैंने डिस्टिंग्विश किया हुआ है कालिदास की कौन सी रचना नाटक है और कौन सी रचना काव्य है, यह मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लें। तो शकुंतलम, मलवी अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय जैसे अभूतपूर्व नाटक तथा रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत जैसे उत्कृष्ट काव्यों की रचना की। भारवी और राजशेखर जैसे रचनाकार और कवयित्री विजयंका पूर्व मध्य युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। 7वीं-8वीं सदी में लिखी विशाख दत्त की कृति 7वीं-8वीं सदी में लिखी विशाख दत्त की कृति मुद्रा राक्षस, यानी कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त। तो मुद्रा राक्षस चाणक्य और नंद सम्राट के महामात्य राक्षस के इर्द गिर्द घूमती है और उनकी दूसरी कृति देवी चंद्रगुप्त में गुप्त सम्राट रामगुप्त का वर्णन है। इनके अलावा पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह सभी महत्वपूर्ण प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगर हम चर्चा करें लोकप्रिय कहानियों के संग्रह में, तो 5वीं-6वीं सदी का पंचतंत्र और 11वीं सदी का कथा सरित्र सागर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल में हमें व्याकरण, गणित, राज्यशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा, वास्तु, काव्य, दर्शन तथा चरित्र जैसे विषयों पर विपुल सामग्री उपलब्ध है। प्राचीन पाठ्यात्मक सूत्रों की चर्चा करते हुए आमतौर पर ऐसे ग्रंथ छूट जाते हैं जो किसी भी प्रमुख वर्गीकरण में नहीं समा पाते।
ऐसा ही एक ग्रंथ 6ठी से 11वीं शताब्दी के बीच बांग्ला में कृषि से जुड़े विषयों को समाहित करके कृषि पराशर के नाम से लिखा गया है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके सभी के लिए। इस क्षेत्र में प्राचीन बांग्ला भाषा में डाकर बचन और खानर बचन नाम से प्रसिद्ध साहित्य भी उपलब्ध है। इस तरह से हमने प्राचीन भारत के सूत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख पाठ्यात्मक सूत्रों की चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने संस्कृत, बौद्ध, जैन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, चरितास यानी कि रॉयल बायोग्राफी आदि पर हमने चर्चा की। इसी के साथ हम आज के व्याख्यान को विराम देते हैं। अगले व्याख्यान का विषय पुरातात्विक सूत्र रहेगा। यहां मैं आप सभी को यह भी बता दूं, जैसा कि अभी तक हमने प्राचीन पाठ्यात्मक सूत्रों को जाना, तो इस संदर्भ में यदि आप सभी को कोई भी प्रश्न या कुछ भी वैचारिक दृष्टि से समझ नहीं आया, तो आप सभी अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जल्द से जल्द उत्तर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद।